आज का हमारा मिशन सच में बहुत ही खास है। हमने एक बहुत ही डिटेल्ड और वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट को अपना मेन सोर्स मटेरियल बनाया है। बिल्कुल, और ये डॉक्यूमेंट प्योरली इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स पर बेस्ड है। उसमें बहुत सारे नोट्स, रिसर्च और डेटा पॉइंट्स हैं जिनको आज हम मिलकर डिकोड करेंगे। सही बात है। इस डीप डाइव का जो असली मकसद है ना, वो ये समझना है कि हमारी इकोनॉमी की जो मशीनरी है वो असल में ग्राउंड लेवल पर काम कैसे करती है। मतलब सुबह के एक सिंपल चाय के कप से लेकर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज तक सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ, और हम इसमें किसी भी तरह का हैवी जार्गन यूज नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एवरीडे एग्जाम्पल्स होंगे ताकि ये गहरा विश्लेषण एकदम रिलेटेबल लगे। क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ ग्राफ्स और चार्ट्स में नहीं होती, ये हमारे आसपास चल रही हर एक्टिविटी का हिस्सा है। एग्जैक्टली तो चलिए आज इस इनविजिबल धागे को ढूंढते हैं। ओके, इसको अनपैक करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी के इस विशाल स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसे 3 मेजर हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। ये कंप्लीटली नेचर ऑफ एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। राइट। और ये बेसिक्स हमने शायद पहले सुने होंगे, पर कॉन्टेक्स्ट के लिए एक बार रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया या कॉटन कल्टीवेशन। हाँ, एग्रीकल्चर, डेयरी, माइनिंग, ये सब। ये सेक्टर बेसिकली बाकी सभी प्रोडक्ट्स का एक बेस बनता है, फाउंडेशन है ये। और इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक नए फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही कहा। जैसे कॉटन जो प्राइमरी से मिला उससे कपड़ा बनाना, या शुगर केन से शुगर या गुड़ बनाना, यहाँ तक कि अर्थ से ब्रिक्स यानी ईंटें बनाना भी सेकेंडरी सेक्टर का ही काम है। तो प्राइमरी ने कच्चा माल दिया और सेकेंडरी ने उसे प्रोसेस किया, और आखिर में आता है टर्शरी सेक्टर, जो डायरेक्टली कोई टैंजिबल गुड प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, वो कोई फिजिकल चीज नहीं बनाता, बल्कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स और ट्रेन्स लगते हैं, या बैंकिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। टीचर्स, डॉक्टर्स और आजकल की मॉडर्न आईटी सर्विसेज जैसे इंटरनेट कैफेज या एटीएम बूथ्स, ये सब भी तो इसी में ही आएंगे। वही तो। पर लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स को अलग अलग डब्बों में रखकर देखते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये तीनों आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। वो कैसे? अगर हम इस इंटरडिपेंडेंस का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें तो कैसा दिखेगा? देखिए, अगर हम मान लें कि फार्मर्स, जो कि प्राइमरी सेक्टर हैं, वो शुगर केन सप्लाई करना बंद कर दें, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट असर कहाँ पड़ेगा? सेकेंडरी सेक्टर पर सारी शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। एग्जैक्टली। या एक और सिनेरियो सोचिए, अगर टर्शरी सेक्टर के ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रक्स चलाते हैं, वो अचानक स्ट्राइक कर दे, तो ना गांव का खाना शहर पहुंचेगा और ना ही फैक्ट्रीज का सामान। फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे। पूरी सप्लाई चेन एक झटके में रुक जाएगी। हाँ, और ये आपस का जुड़ाव ही इकोनॉमी की असली बैकबोन है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पजल आता है। जब हम इन तीनों सेक्टर्स का टोटल प्रोडक्शन काउंट करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट होता है? ये थोड़ा ट्रिकी साउंड करता है। थोड़ा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनल गुड्स का। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर 20 रुपए किलो के हिसाब से वीट बेचता है। ओके, 20 रुपए। फिर एक फ्लावर मिल उसे खरीद कर पीसती है और 25 रुपए किलो में फ्लावर यानी आटा बनाती है। फिर एक बिस्किट कंपनी उस आटे को लेती है, उसमें चीनी, तेल मिलाती है और 80 रुपए में बिस्किट का पैकेट तैयार करके मार्केट में बेचती है। तो जब ओवरऑल इकोनॉमी काउंट होगी तो क्या हम 20, 25 और 80 इन सबको जोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जीडीपी में सिर्फ 80 रुपए काउंट होंगे, जो उस बिस्किट की फाइनल वैल्यू है। वीट और फ्लावर इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो एक ही चीज की वैल्यू 2-3 बार काउंट हो जाएगी, जिसे डबल काउंटिंग कहते हैं। तो बेसिकली जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन्हीं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को दिखाता है। राइट। जीडीपी कंट्री की इकोनॉमी का टोटल साइज बताता है। यहाँ पर बात सच में रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देखे हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का पैटर्न देखें तो वहाँ पहले लोग प्राइमरी में थे, फिर फैक्ट्रीज आईं तो सेकेंडरी में शिफ्ट हुए और आखिर में टर्शरी सबसे बड़ा बना। हाँ, पर अगर हम इंडिया का डेटा देखें, स्पेशली 1977-78 से 2017-18 के बीच का, तो हमारा ट्रेंड बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पिछले 40 सालों में टर्शरी
यानी सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया है, जिसने प्राइमरी को रिप्लेस कर दिया। और ये सब सेकेंडरी सेक्टर में किसी मैसिव बूम के बिना ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके कुछ क्लियर रीजंस हैं। एक तो किसी भी डेवलपिंग देश को बेसिक सर्विसेज की बहुत जरूरत होती है। हॉस्पिटल्स, पुलिस, कोर्ट्स, इन सब की डिमांड लगातार बढ़ती है। दूसरा, जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री थोड़ा भी ग्रो करते हैं तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली आईटी सेक्टर का जो बूम आया उसने तो सब कुछ बदल ही दिया। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट नजर आता है। प्रोडक्शन या जीवीए के नंबर्स में तो सर्विस सेक्टर आगे निकल गया, पर एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न वैसा शिफ्ट नहीं हुआ। मतलब लोग आज भी पुराने सेक्टर्स में ही ज्यादा काम कर रहे हैं। सही पकड़ा। आज भी इंडिया के आधे से ज्यादा वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं, जबकि ये सेक्टर टोटल जीवीए का सिर्फ 1/6 हिस्सा ही प्रोड्यूस करता है। ये तो सच में चिंताजनक है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स ने प्रोडक्शन काफी बढ़ा लिया, पर उस प्रोपोर्शन में जॉब्स क्रिएट ही नहीं किए। बिल्कुल। इस डिस्कनेक्ट को समझने के लिए एक टिपिकल गांव का एग्जाम्पल लेते हैं। लक्ष्मी नाम की एक किसान है। उसके पास लगभग 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड जमीन है, जो सिर्फ बारिश पर निर्भर है। हाँ, अब उसके परिवार के 5 लोग उस छोटे से खेत में साल भर काम करते हैं। देखने में लगता है सब बिजी हैं, कोई खाली नहीं बैठा है, सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। पर एक्चुअली में वहाँ 5 लोगों की जरूरत ही नहीं है। इसे ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं ना। एग्जैक्टली। अगर उस फैमिली के 2 लोग खेत छोड़कर किसी आसपास की फैक्ट्री में काम करने चले जाएं, तो खेत की प्रोडक्शन कम नहीं होगी, पर फैमिली की टोटल इनकम जरूर बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ गांव का इशू नहीं है, शहरों में भी यही हाल है। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ठेले वाले, पेंटर्स या प्लम्बर्स, वो पूरा दिन सड़क पर गुजार देते हैं इस उम्मीद में कि काम मिलेगा। सही बात है। मेहनत बहुत करते हैं, पर बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो इस एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? हम जॉब्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? इसके लिए छोटी इन्वेस्टमेंट्स बड़ा चेंज ला सकती हैं, जैसे इरिगेशन डैम्स बनाना, रूरल रोड्स और स्टोरेज फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, या फिर लोकल बैंक से रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट देना ताकि किसान आगे बढ़ सकें। हाँ, और सेमी रूरल एरियाज में दाल मिल्स या कोल्ड स्टोरेज ओपन करना भी तो एक अच्छा ऑप्शन है। और मुझे याद आ रहा है, सोर्स मटेरियल में नीति आयोग का एक डेटा पॉइंट था। हाँ, नीति आयोग, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, उनका मानना है कि अकेले एजुकेशन सेक्टर में हर साल 20 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। 20 लाख? और टूरिज्म सेक्टर में भी तो 35 लाख जॉब्स का पोटेंशियल बताया गया था। ये नंबर्स तो बहुत मैसिव हैं। बिल्कुल, पर ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ने MGNREGA 2005 लागू किया था, जिसे राइट टू वर्क भी बोलते हैं। ये रूरल एरियाज में 1 साल में 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम सेक्टर्स और एम्प्लॉयमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो वर्किंग कंडीशंस का एंगल भी बहुत जरूरी हो जाता है। हम इसको 2 कैरेक्टर्स के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कंता है और एक कमल है। ओके, कंता और कमल। टेल मी मोर। कंता ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है। वो प्रॉपर ऑफिस जाती है, फिक्स्ड आवर्स हैं, रेगुलर सैलरी मिलती है, साथ में प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंसेस, पेड लीव्स और संडेज को ऑफ भी मिलता है। उसके सेक्टर में फैक्ट्री एक्ट जैसी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो होती हैं। और दूसरी तरफ कमल है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा है। वो किसी ग्रोसरी शॉप में डेली वेज लेबरर की तरह काम करता है, सुबह 7:30 बजे से रात 8 बजे तक। कोई अलाउंस नहीं, जिस दिन काम नहीं उस दिन का पैसा नहीं, और जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल जीरो है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रूल्स फॉलो नहीं होते और वर्कर्स का सीधे तौर पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। गांव में जो लैंडलेस लेबरर्स हैं और शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स या रैग पिकर्स, ये सब इसमें आते हैं। और इसमें एक सोशल एंगल भी तो है, जो डॉक्यूमेंट में एक्सप्लिसिटली हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल। SC, ST और बैकवर्ड कम्युनिटीज के ज्यादा लोग इसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने को मजबूर हैं। यहां उन्हें सिर्फ लो पे नहीं, बल्कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये प्रोटेक्शन वाला पॉइंट बहुत वैलिड है। अब एक आखिरी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो ओनरशिप पर बेस्ड है, यानी एसेट्स किसके पास है और सर्विसेज कौन डिलीवर कर रहा है। यहां हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जैसे टाटा या रिलायंस आते हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है।
और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर है, जैसे रेलवेज या पोस्ट ऑफिस, जिसे सरकार ओन करती है और पर्पस पब्लिक वेलफेयर होता है। यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बड़े डैम्स या ब्रिजेस रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर करेंगे भी तो आम इंसानों से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वही तो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट गवर्नमेंट खुद थोड़ा बेयर करती है ताकि छोटी इंडस्ट्रीज बंद ना हो जाए, या फिर फार्मर्स से फेयर प्राइस पर व्हीट खरीदकर राशन शॉप्स पर गरीबों को सस्ते में देना। सही बात है। और हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली उड़ीसा और मध्य प्रदेश के हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का जिक्र है। वहां प्राइवेट सेक्टर शायद ही इन्वेस्ट करे, तो गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है, ह्यूमन वेलबींग भी उतना ही जरूरी है। आज के इस डीप डाइव को अगर हम समराइज करें तो ये क्लियर है कि इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी डेली चॉइसेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की मेहनत और पॉलिसीज का एक इंटरकनेक्टेड वेब है। हमारी हर एक्टिविटी इकोनॉमी के किसी न किसी सेक्टर का हिस्सा है। बिल्कुल। और इस पूरी डिस्कशन के बाद हमारे लिसनर को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, हमारी ये मॉडर्न सर्विस इकोनॉमी और शहरों की फास्ट लाइफ उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर टिकी है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अगर कल सुबह वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर कैजुअल लेबरर्स तक एक दिन के लिए कंप्लीटली पॉज बटन दबा दें, तो हमारी ऑर्गेनाइज दुनिया कितनी देर तक फंक्शन कर पाएगी? ये सच में एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला थॉट है। इसे कहते हैं असली रियलिटी चेक। तो इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।